रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन लेसन 2 भारत इज़ माई होम ऑथर जाकिर हुसैन। आइए सबसे पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। हैदराबाद में जन्मे डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक तथा साथ ही साथ एक प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। इसके पहले वे बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा दे चुके थे। भारत इज़ माई होम उनके द्वारा 1967 में राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लेने के बाद दिए गए भाषण का एक अंश है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वयं को भारत की संस्कृति की समग्रता की सेवा के लिए वचनबद्ध करते हैं। आइए अब पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के पाठ में दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतरण सुनते हैं। अनुच्छेद 1। मुझे अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि मेरे लोगों ने मुझे राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर चुनकर मुझ में जो विश्वास रखा है उससे मैं अभिभूत हूँ। अनुच्छेद 2। डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद पर शायद ही कहीं मिलने वाला बौद्धिक सज्जा, विद्वता का स्तर और अनुभव का धन लाए। ज्ञान और सत्य के अनुसरण में समर्पित अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचार और सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की एकता को उजागर और वर्णित करने के लिए संभवतः किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा बहुत ही अधिक किया है। व्यक्ति की अनिवार्य मानवता में उन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया है और उन्होंने स्वयं को सभी लोगों के प्रतिष्ठा और न्याय के साथ जीने के अधिकार के समर्थन में कभी नहीं रोका है। अनुच्छेद 3। मैं आप लोगों को केवल इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि मैंने इस पद पर प्रार्थना पूर्ण विनम्रता और पूर्ण निष्ठा के भाव से प्रवेश किया है। मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली है। यह संविधान जो इसके स्वतंत्र नागरिकों के पास है, इतिहास में पहली बार इनके द्वारा स्वयं को दिया गया और तुलनात्मक रूप से एक नए राष्ट्र का संविधान है। यह प्राचीन लोगों का नया राष्ट्र है जिन्होंने लंबी सहस्त्राब्दियों और विविध सांस्कृतिक तत्वों के मेल से भी अपरिवर्तनीय मूल्यों को अपने ही अलग तरीके से असमय ही समझने का प्रयास किया है। मैं स्वयं को उन मूल्यों की सेवा के लिए वचनबद्ध करता हूँ, क्योंकि यद्यपि किसी मूल्य की कोई कठोर समझ परिस्थिति में परिवर्तन के साथ अपर्याप्त बन सकती है, लेकिन मूल्य शाश्वत रूप से वैध बना रहता है और नई समझ के लिए बल देता है। भूत मृत तथा स्थिर नहीं है, यह जीवंत एवं गतिशील है और यह हमारे वर्तमान की गुणवत्ता तथा हमारे भविष्य की संभावनाओं के निर्धारण में शामिल है। अनुच्छेद 4। इसके निरंतर नवीकरण की प्रक्रिया वास्तव में
राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। जैसा मैं देखता हूँ, इस निरंतर नवीकरण की प्रक्रिया का प्रबंध करना शिक्षा का कार्य है और मेरी यह धारणा कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इस उच्च पद के लिए मेरा चयन पूर्णतः न सही परंतु मुख्य रूप से मेरे लोगों की शिक्षा से मेरे लंबे समय तक के जुड़ाव से हुआ है। मैं इस बात को मानता हूँ कि राष्ट्रीय हित का मुख्य साधन शिक्षा है और शिक्षा की गुणवत्ता अपरिहार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता में शामिल होती है। अनुच्छेद 5। इसलिए मैं अपनी पुरानी संस्कृति, चाहे जहाँ से भी यह आई हो और चाहे जिस किसी के द्वारा भी इसमें योगदान किया गया हो, की वफादारी के प्रति स्वयं को वचनबद्ध करता हूँ। मैं स्वयं को अपने देश की संस्कृति की समग्रता की सेवा के प्रति वचनबद्ध करता हूँ। मैं धर्म और संस्कृति की अपेक्षा किए बिना अपनी वफादारी को अपने देश के प्रति वचनबद्ध करता हूँ। मैं जाति, रंग या संप्रदाय में भेद किए बिना इसकी शक्ति, विकास और इसके लोगों की भलाई के लिए कार्य करने हेतु स्वयं को वचनबद्ध करता हूँ। संपूर्ण भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरा परिवार हैं। लोगों ने एक निश्चित समय के लिए मुझे इस परिवार का मुखिया बनने के लिए चुना है। इस घर को ताकतवर, सुंदर और न्याययुक्त, संपन्न तथा सुखद जीवन के निर्माण के हृदयाकर्षक कार्य में लगे महान लोगों के लिए एक योग्य घर बनाने का प्रयास करना मेरा ईमानदारीपूर्ण प्रयत्न होगा। अनुच्छेद 6। यह परिवार बड़ा है और निरंतर अपेक्षाकृत असुविधापूर्ण तीव्र गति से बढ़ रहा है। हम सभी में से प्रत्येक को अपने तरीके से इसके नवजीवन के निर्माण में सख्ती से भाग लेना होगा। आकार भर से ही हमारे आगे आने वाले कार्य इतने चुनौतीपूर्ण हैं कि कोई भी पीछे बैठने और बस देखने या निराशा को हमारे देश में व्याप्त होने देने को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। परिस्थिति की हमसे मांग है अधिक से अधिक शांत और निष्ठावान कार्य की तथा हमारे लोगों के पूर्ण भौतिक और सांस्कृतिक जीवन का दृढ़ और नियमित पुनर्निर्माण। अनुच्छेद 7। इस कार्य के, जैसा कि मैं देखता हूँ, दो पहलू हैं: स्वयं पर कार्य करना और अपने आसपास के समाज के लिए कार्य करना। ये कार्य के परस्पर फलदायक पहलू हैं। स्वयं पर कार्य करना स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास करने की इच्छा का स्वयं पर लगाए गए अनुशासन के अधीन रहकर अनुसरण करना है। केवल स्वयं पर लगाया गया अनुशासन ही इस विकास को संभव बना सकता है। इसका अंतिम उत्पाद एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व है। हम अंतिम उत्पाद की उपेक्षा केवल अपने जोखिम पर ही कर सकते हैं। यह अंतिम उत्पाद स्वयं को समाज जिसमें यह एक बेहतर, ज़्यादा न्यायपूर्ण और जीवन के एक अधिक सुखद तरीके का विशेषाधिकारी है के करीब लाने का प्रयत्न और क्रियान्वयन किए बिना खुद को बचाए नहीं रख सकता है। अकेले व्यक्ति का विकास उसके साथ साथ ही होने वाले सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के विकास के बिना पूरी प्रवीणता के साथ नहीं हो सकता है। आइए कार्य के व्यक्तिगत और सामाजिक
इन दोनों पहलुओं पर दिलो जान से लग जाने का संकल्प लें। अनुच्छेद 8। यह दोहरा प्रयास हमारे राष्ट्र के जीवन में एक विशेष स्वाद लेकर आएगा, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र केवल शक्ति का ही संगठन नहीं होगा, परंतु यह एक नैतिक संगठन भी होगा। यह राष्ट्रीय स्वभाव का एक हिस्सा तथा हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी की विरासत भी है कि शक्ति का प्रयोग केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। हम सामर्थ्यवान लोगों की शांति इसी में है कि हम स्वयं को इसके लिए समर्पित करेंगे। अनुच्छेद 9। मेरा अपने लोगों पर पूर्ण विश्वास है कि वे इस दोहरे कार्य के संतोषजनक निष्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा लेकर आएंगे। इस सुंदर कार्य में भागीदारी देना मेरे लिए लाभदायक बात होगी।